हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हमारा पहुंच चुका है 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस में। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो 23 शिफ्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें सारे वीडियोस अच्छे से अरेंज करके प्रोवाइड करे हुए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करना है, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा सेशन तो वो भी बहुत ज्यादा मजेदार बात रहेगी। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। रिक्त स्थान हमें भरने हैं। कहते हैं हेमिस में भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र मुखौटा नृत्य द्रुक्पा वंश के विभिन्न किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो वाला समय नहीं रह गया है कि हम ट्रिक याद करके चले जाते थे कि भाई ये वाले त्योहार कौन से राज्य से संबंधित है। अब आपसे ना सिर्फ वो त्योहार पूछेंगे, उस त्योहार की लीनिएज पर रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोगों के बारे में भी पूछेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो सवाल क्लियर है। द सैक्रेड मास डांस इज परफॉर्म्ड बाय मॉन्क्स एट हेमिस रिप्रेजेंट्स वेरियस व्हाट ऑफ द द्रुपद लीनेज। पहली चीज, ये जो हेमिस फेस्टिवल है वो कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। मतलब ऐसे मान लीजिए ये लद्दाख रीजन में जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें जो मास्क पहनकर डांस करा जाता है उसको एक डांस का भी नाम दिया जाता है। आपने अलग अलग एग्जाम्स में सुना भी होगा, छम डांस। छम डांस करके उसको कहा जाता है। ये होते हैं, तो वो नॉर्मल डांस नहीं होते हैं, ये रिलीजियस सिंबॉलिक परफॉर्मेंसेस होते हैं। मतलब कोई चीज बता रहे होता है। तो ये जो नृत्य है ये मेनली कई सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर आते हैं जो आपके गार्जियन डिविनिटीज हैं, यानी कि जो आपके प्रोटेक्टिव देवता हैं या फिर देवी देवता हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। जो कहीं ना कहीं जो बुरी आत्माएं होती हैं, एविल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और धर्म यानी कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये कौन थे? इनमें से अगर मैं पूछूं क्या ये आपके गार्जियन डिविनिटीज यानी कि संरक्षक देवता वाली कैटेगरी में आ जाएंगे भाई? ये क्या कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, तो इसी इसलिए इस ब्लैंक के अंदर हमारा गार्जियन डिविनिटीज आ जाएगा, यानी कि संरक्षक देवता आ जाएगा, जो कि फिट सही से हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे इन्होंने पुनर्जन्म वाले लामा का नाम दिया है। भाई ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये लामाज, ये मॉन्क्स का कॉन्सेप्ट अलग है। ये डांस उनके रिबर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये री इनकारनेटेड लामाज वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। एंशंट किंग्स, प्राचीन राजा वाला भी हम गलत करते। ये एक हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल थीम नहीं है, ये प्योरली धार्मिक आधार पर बना हुआ है आपका जो ये हैमिस है। और चौथा था इनका पैतृक आत्माएं यानी कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो हैमिस है ना, ये ट्राइबल या फिर कोई फोक बिलीफ होता है। बुद्धिस्ट छम डांस में इसका रोल नहीं होता है, ये जो आपका एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स वाली बात इन्होंने कही है, तो इसीलिए ये भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके हमें बढ़िया से समझना है। पहला, नागर शैली के मंदिरों में आमलक शिखर के ऊपर स्थित होता है। द आमलक सिट्स अटॉप द शिखर इन नागर टेम्पल आर्किटेक्चर। आपको पता है कि स्टैटिक जीके के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो काफी चर्चित विषय है, टॉपिक है, जिसमें एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा है आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो आपका नागर स्टाइल आर्किटेक्चर है ना, ये नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तरी भारत के टेम्पल्स में यूज होता है। जहां पर जो ये शिखर इन्होंने यहाँ पर बोला है, ये शिखर क्या होता है? ये टावर है या फिर स्पायर है। ठीक है, उसके टॉप पर एक ना आपको सर्कुलर रिब्ड स्ट्रक्चर नजर आता है, और उसी सर्कुलर रिब्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है आमलक। तो एक तरीके से ना, मतलब क्राउन जैसा एक एलिमेंट है, जिससे कि हम सूर्य की बात कर रहे हैं कि वो सूर्य का प्रतीक है या फिर एनर्जी का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा? ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर
करेक्ट रहेगा। तो मैं इसको करेक्ट कर दूं कि नागर शैली में मंदिरों में आमलक शिखर के ऊपर स्थित होता है वाली बात आज के बाद के लिए आपका क्लियर बिल्कुल। दूसरा है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में विमान का तात्पर्य प्रवेश द्वार यानी कि गोपुरम से है। इन द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स दी विमान रेफर्स टू दी गेटवे टावर। क्या ये सही है? इसको मैं गलत कर दूंगा। क्यों गलत कर दूंगा? ये कॉमन कंफ्यूजन है एक्चुअल में। जो ये शब्द इन्होंने यहां पर यूज किया है ना, विमान, ये मेन टेम्पल टावर यानी कि ग्रह विग्रह के ऊपर होता है, जबकि ये जो गोपुरम वर्ड यहां पर इन्होंने यूज किया ये आपका एंट्रेंस गेट टावर है। तो ये द्रविड़ शैली हमारी दक्षिण भारत से संबंधित है, साउथ टेम्पल से संबंधित है, जहां पर जो विमान है वो क्या है, वो सेंट्रल सेक्रेड स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल सेक्रेड स्ट्रक्चर यानी कि केंद्रीय पवित्र एक स्ट्रक्चर। और वहीं पर ये जो गोपुरम में ये क्या है, ये एंट्रेंस का एक बड़ा डेकोरेटिव गेट होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड ने ये दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वाला ये जो सी ऑप्शन है इसको हम करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुप्त वंश के संबंध में कौन सा शब्द अर्थ युग्म सटीक है? विच टर्म और मीनिंग पेयर इज एक्यूरेट इन रिलेशन टू दी गुप्त डायनेस्टी? एक एक करके सारे के सारे ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने पड़ेंगे। तो चलिए, अभी पहला है वेस्टिक। वेस्टिक को इन्होंने किसके साथ लिंक किया है? भोग कर यानी कि इंजॉयमेंट टैक्स। क्या ये सही है? ये वाला करेक्ट मैच नहीं है। वेसिस्ट जो इन्होंने यहां पर टर्म दिया है ना, इसका एग्जैक्ट या मीनिंग नहीं होता ये भोग कर या फिर ये इंजॉयमेंट टैक्स। सेकंड है भाग। भाग को इन्होंने किसके साथ लिंक किया है? जो एक जबरन श्रम कर है यानी कि फोर्स्ड लेबर संबंधित लिवाई टैक्स है। तो भाग का एक्चुअली मतलब होता है लैंड रेवेन्यू से किसी प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा, कुछ जो आपने खेती करी उससे जो प्रोड्यूस हुआ उसका एक हिस्सा लैंड रेवेन्यू के लिए जो जाता था उसको भाग कहते थे। क्या ये फोर्स्ड लेबर लेवी हुआ करता था? जी नहीं, ये भी गलत है। अगर मैं यहां पर आपसे ये भी पूछूं कि अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये फोर्स्ड लेबर को हम किस टर्म से जानते थे? इसको कहते थे विस्टी। ये भी आपका कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तीसरे पर इन्होंने दिया है अदेय। अदेय को इन्होंने लिंक किया है वह जो समर्पित किया जाना है, श्रद्धांजलि या फिर शुल्क, यानी कि दैट विच इज टू बी सरेंडर्ड ट्रिब्यूट और ड्यूज। ठीक है, तो ये वाला क्या है? ये वाला करेक्ट हो जाएगा यार यहां पर। ओके, इस पर पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि भाई गुप्त पीरियड के अंदर जो ये कर प्रणाली है वो स्ट्रक्चर्ड हुआ करता था और कुछ स्पेसिफिक शब्द यूज होते हैं जिसमें कि जो अदेय है इसका मतलब होता है जो दिया जाना चाहिए। या तो हम उसको ट्रिब्यूट के रूप में दे रहे हैं, या फिर हम उसको टैक्स के रूप में दे रहे हैं, या फिर हम उसको ड्यूज के रूप में दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो थर्ड वाला पेयर है वो हमारा यहाँ पर सही जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथे में इन्होंने आपको दशापराध का टर्म दिया है, जिसको एक किसके साथ लिंक कर रहे हैं? अन्न का दशांश यानी कि ग्रेन टाइथ। अब ये क्या है? ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। जो ये आपका दशापराध है ना, इसका रिलेशन क्राइम से हुआ करता था, पनिशमेंट से हुआ करता था, ये टैक्स के साथ लिंक नहीं था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बंद कर दिया, बंद हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस प्रकार के लोकगीत को शास्त्रीय राग रागनी प्रणाली से कोई संबंध न होने के बावजूद लोकप्रिय रूप से रागनी के रूप में जाना जाता है? सवाल क्लियर है। विच टाइप ऑफ फोक सॉन्ग इन हरियाणा इज पॉपुलरली नोन एज रागिनी डिस्पाइट हैविंग नो कनेक्शन विद द क्लासिकल राग रागनी सिस्टम? अब देखो होता है क्या ना, अगेन वही वाली बात, हर स्टेट से रिलेटेड हमें कुछ फोक डांस याद करने होते हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो में ना सिर्फ आपको फोक डांस का रिलेशन संबंधित राज्यों के साथ पता होना चाहिए, इवन उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल भी होना चाहिए। और आपको ये अगर कोई हरियाणा से है तो हरियाणा में रागनी के बारे में पता है, एक पॉपुलर लोक सिंगिंग स्टाइल है जो कि क्लासिकल राग रागिनी सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन ये एक देसी यानी कि लोक सिंगिंग का ट्रेडिशन होता है।
जिसमें जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके बारे में बातें बताई जाती हैं, प्यार के बारे में, वीरता, इतिहास, जितनी भी लोकल स्टोरीज होती हैं वो गाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, नाम रागनी जो है ना वो इसको मिसलीड कर सकता है, पर ये क्लासिकल म्यूजिक से नहीं है बल्कि ये फोक ट्रेडिशन से है। ठीक है, तो यहां पर मैं करेक्ट आंसर क्या कर दूंगा, फोक संगीत। कि भाई किस टाइप का ये फोक सॉन्ग हरियाणा के अंदर पॉपुलरली रागनी के नाम से जाना जाता है, तो वो लोक संगीत की कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, ना ही ये मौसमी यानी कि सीजनल गीत हैं, कुछ रागनी सीजनल हो सकती हैं पर कैटेगरी ये वाली नहीं हम कर सकते। ना ही ये विवाह अनुष्ठान गीत यानी कि मैरिज रिचुअल सॉन्ग्स होंगे, हरियाणा में अलग से शादी के गीत होते हैं, जैसे कि बन्ना बन्नी करके आपने सुने होंगे, लेकिन रागनी उससे डिफरेंट होता है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। रिले दौड़ में धावकों द्वारा बैटन का आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र की जो मानक लंबाई होती है वो क्या होती है? आपने देखा होगा पिछले साल के जो एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स थे, उन सभी में किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा गया कि अगर हम लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं या फिर किसी रेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एक सेपरेशन लाइन होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, और इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भी रिले रेस के अंदर जो रनर एक्सचेंज करता है, तो वहां पर बताइए कि स्टैंडर्ड लेंथ क्या होगी जोन की, जहां पर ये आपका जो बैटन है वो उनको एक्सचेंज करना हो। ठीक है, देखिए ना आपने रिले वाली दौड़, तो रिले रेस में क्या होता है, आपको वो होता है ना डंडा सा जिसको बैटन कहते हैं, उसको एक्सचेंज करने के लिए एक फिक्स जोन निर्धारित होता है, और वहां पर उसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई है वो रखी गई है 20 मीटर। ऐसे नहीं है कि उसके पीछे भक्के वो उसको आगे देकर जाएगा। तो इसी 20 मीटर के अंदर वो जो बेटन होता है ना उनके पास, वो उनको पास करना होता है। अगर वो मान लो कि जोन के बाहर उन्होंने पास किया तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो पहले एक एक्सक्लेरेशन जोन भी होता था, एक्सक्लेरेशन जोन का जो विड्थ होता था वो 10 मीटर का हुआ करता था, पर करंट रूल्स में ये जो फोकस है वो 20 मीटर एक्सचेंज जोन पर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहता है भाई ये आपका 20 मीटर से रहता। ठीक है, बाकी ये जो बेटन है ना, इस टर्म को याद रखिएगा कि क्या होता है, कि कल को हो सकता है पूछ ले कि कौन से गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15वीं शताब्दी के दौरान सिसोदिया राजवंश के शासन के अधीन था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज अंडर द रूल ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी? मुझे नहीं लगता आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या डिटेलिंग है वो कभी पढ़ाई गई होगी। हम वही पढ़े रहते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत आया, देन आपका मुगल एम्पायर आ गया, एंड दैट्स इट। ये जो सिसोदिया डायनेस्टी है ना, इसका रूल मेनली कहाँ से हुआ करता था, राजस्थान के मेवाड़ वाले रीजन से, जो कि इन्होंने सवाल के अंदर हमसे पूछा है। अब मैं अगर लिंक्ड यानी कि संबंधित अगर राजाओं का जिक्र करूं, तो आपने राणा कुंभा का जिक्र सुना है? वो इसी के संबंधित राजा है। या आपने राणा सांगा का जिक्र सुना है? आपने सुना होगा, आपने इनकी कहानियां भी सुनी होंगी, आपने महाराणा प्रताप के बारे में भी सुना होगा, लेकिन संबंधित जो डायनेस्टी है वो आपको शायद लिंक्ड ना कराई जाती हो। तो इस सिसोदा डायनेस्टी के रूलर मेनली जो कि मेवाड़ वाले रीजन राजस्थान के अंदर थे, और कुछ इनके फेमस रूलर्स आपने इनके सबके बारे में कहानियां सुनी होंगी, राणा कुंभ, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, तो याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली क्या पूछा है, 15th सेंचुरी। और ये वही वाला समय जहां पर मेवाड़ एक पावरफुल राजपूत किंगडम हुआ करता था, और ये सिसोदिया रूलर्स थे जिन्होंने मुगल और जितने भी दूसरे इन्वेडर्स थे इनको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रेजिस्ट किया था, इनका विरोध किया था। ठीक है, बाकी ये गुजरात वाला ऑप्शन तो भाई हम देखते ही एलिमिनेट करते, गुजरात तो सल्तनत था, यहाँ पर सिसोदिया रूल थोड़ी ना था। मालवा रीजन भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि मालवा सल्तनत जो अफगान रूलर आए थे उसके अंदर आपको नजर आता है, और आपका बंगाल भी यहाँ पर हम करेक्ट नहीं करेंगे, ये भी सल्तनत का रूल्ड रीजन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एकीकृत करने में किस प्रकार योगदान दिया? हाउ डिड पिट्स इंडिया एक्ट कंट्रीब्यूट टू यूनिफाइंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? जब कभी भी आपको या तो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है मॉडर्न वाला पार्ट, या फिर पॉलिटी भी पढ़ाया जाता है, तो पॉलिटी की शुरुआत में ये मल्टीपल एक्ट हमें रटवाया जाता है कि नहीं? अभी जो पिट्स इंडिया एक्ट है, सभी को ये समय याद है, 1784 का ये एक्ट है, और ये एक टर्निंग पॉइंट था जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं।
आपको लगे कि क्यों ऐसा क्यों होता था, देखो इससे पहले कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, ये अलग अलग आपके प्रेसिडेंसीज थे जहां पर गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजंस लिया करते थे, जो कोऑर्डिनेशन था वो बिल्कुल वीक था। तो ये जो एक्ट ऑफ 1784 ऑफ पिट्स इंडिया आता है ना, तो इस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम अथॉरिटी यहां पर दे दी गई, मद्रास और बॉम्बे अब उसके कंट्रोल में आ जाता है, फॉरेन पॉलिसी हो, वॉर हो, डिप्लोमेसी हो, ये सारी की सारी चीजों को सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे इनकी जो पावर थी उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक डायरेक्शन में काम करने लगा, पहले वो अलग अलग अपना अपना लगे रहते थे, तो ये स्टेप बाद में ब्रिटिश राज का एक तरीके से बेस बनता है। समझ गए बात को? तो ऑप्शन देखते हैं, बाई अलाउइंग गवर्नर्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, जी नहीं, ये तो प्रॉब्लम थी, यही तो सॉल्यूशन लेकर आए थे 1784 के एक्ट के अंदर। दूसरा है बाई डिसॉल्विंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल को भंग करके, ये भी गलत है, ये बॉडी एग्जिस्ट करती रही, कंपनी कंट्रोल में थी इसमें, ठीक है, ये वाली जो बॉडी थी इसको डिसॉल्व नहीं करा गया था। तीसरा है बाई गिविंग द गवर्नर जनरल सुप्रीम अथॉरिटी ओवर प्रेसिडेंसीज, ये वाली बात मैंने आपसे करी ली, इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शतरंज में मोहरों की प्रोन्नति के बारे में कथनों पर विचार करें, यानी कि कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट पॉन प्रमोशन इन चेस। अगर किसी ने चेस खेला है तो आंसर कर पाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें आप कब तक रटोगे, ठीक है। बट जैसे कि आपने पिछले साल के पैटर्न में देखा है, अब आप कोई भी खेल सिर्फ इसलिए नाप कर देखें या उसके बारे में पढ़ें कि आप उसके बारे में दो चार जानकारी ले लेंगे, उससे रिलेटेड आपको अच्छे खासे फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आप उतना ज्यादा डिटेल में हर स्पोर्ट्स के नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट आपने अगर कहीं पर कोई सवाल के अंदर किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ जानकारी देखी है, उसको एटलीस्ट आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब एक एक करके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उसको एक बार पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोहरा दूसरी तरफ पहुंचने पर राजा या मोहरे को छोड़कर किसी भी मोहरे को प्रोन्नत हो सकता है, यानी कि अ पॉन कैन प्रमोट टू एनी पीस एक्सेप्ट किंग और पॉन ऑन रीचिंग अदर साइड। देखो पॉन प्रमोशन के ना कई सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जब वो पॉन यानी कि जो मोहरा है ना वो आपका लास्ट रैंक के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वो प्रमोट हो सकता है। कौन कौन प्रमोट हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमनली लोग प्रमोट करते हैं ना, वो रानी को करते हैं, वो क्वीन को करते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होती है, काफी लंबा वो स्टेप अपना कवर कर सकती है, तो मोस्ट कॉमनली लोग क्वीन को वहां पर एक तरीके से प्रमोट कराते हैं, या फिर वो अ, घोड़ा या फिर हाथी, जिनको आप बिशप और नाइट ये सब नाम देते हैं, इन सबको करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, अपॉन कैन प्रमोट टू एनी पीस एक्सेप्ट किंग और पॉन ऑन रीचिंग दी अदर साइड। तो इसमें बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? किंग नहीं बन सकता ना, पॉन ही यहां पर नहीं रह सकता ना, तो स्टेटमेंट वन यहां पर क्या रह जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दूसरा है, पॉन्स कैन ओनली प्रमोट टू प्रीवियसली कैप्चर्ड पीसेस, यानी कि मोहरे केवल पहले से पकड़े गए मोहरों पर ही प्रोन्नत हो सकते हैं, ये वाला क्या, ये कंप्लीटली गलत है। रियल रूल में क्या होता है, आप किसी भी पीस में प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो ऑलरेडी बोर्ड पर हो या फिर नहीं। जैसे मान लो ऑलरेडी एक क्वीन है, फिर भी सेकंड क्वीन बना सकते हो ना आप उसको, तो इसी को क्यों कहते हैं हम, अंडर प्रमोशन फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये वाला जो था भी वो वाला इन्होंने गलत दिया था, तो ओनली वन इज करेक्ट वाली बात यहाँ पर करेक्ट थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। अभी कथन में बोला जा रहा है, साफ्ता के तहत भारतीय वस्तुओं के लिए 1209 टैरिफ लाइनों की सकारात्मक सूची से नकारात्मक सूची में पाकिस्तान के कदम को भारत ने समझौते का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। अब यार ये करंट अफेयर बेस्ड आपके फैक्ट्स हैं। अब मान लो कि पाकिस्तान का ये जो मूव है फॉर अ पॉजिटिव लिस्ट टू अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ 1209 टैरिफ लाइंस फॉर इंडियन गुड्स अंडर साफ्ता वाज चैलेंज्ड बाय इंडिया एज अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो हाल फिलहाल में इस प्रकार के किसी बड़े जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसंट्रेटेड जो इवेंट है उस पर बेस्ड अगर भारत कोई प्रतिक्रिया देता है, या फिर भारत के द्वारा लिए गए किसी स्टेप पर कोई दूसरा देश प्रतिक्रिया देता है, तो यार वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो इवेंट है भाई, इस प्रकार से मतलब इंडिया ने ये वायलेशन एग्रीमेंट का हवाला देकर इसको चैलेंज किया था। साफ्ता को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जिसका उद्देश्य यही है कि भाई जितने भी ट्रेड के बैरियर्स है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम करना, टैरिफ्स को कम करना।
लेकिन यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव लिस्ट थी, जहां पर जो अलाउड आइटम्स थे उससे शिफ्ट करके उन्होंने नेगेटिव लिस्ट जो कि रिस्ट्रिक्टिव आइटम्स थे उनको बना दिया, वो भी एक 1209 आइटम्स को। तो इंडिया ने इसे चैलेंज किया है क्योंकि ये ट्रेड लिबरलाइजेशन स्प्लिट के कहीं ना कहीं विरोध में था। तो ये वाली बात हुई थी। ठीक है, अब इसका रीजन देख लीजिए। साफ्ता समझौते का अनुच्छेद 23 सदस्य देशों को राजनीतिक असहमति की स्थिति में एक तरफा टैरिफ आरक्षण की अनुमति देता है। अगेन थोड़ा सा डिटेल्ड है, बट आर्टिकल 23 ऑफ द साफ्ता एग्रीमेंट permits member countries to make unilateral tariff reservations in case of political disagreement। ये रियलिटी यहाँ पर क्या है, अभी ये बोल क्या रहा है, इन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 23 अलाउ कर रहा है यूनिलेटरल टैरिफ रिजर्वेशन को पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, जो साफ्ता है उसमें ऐसा डायरेक्ट प्रोविजन कोई है ही नहीं। कंट्रीज कुछ सेफगार्ड मेजर्स ले सकती हैं अपने फायदे के लिए, पर ऐसे कोई यूनिलेटरल बोर्ड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं होते, लेकिन इसीलिए हम इस रीजन को यहाँ पर गलत कर देंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बाउंसर चला गया हो तो वो कोशिश करी मैंने आपकी कम करने की। पॉजिटिव लिस्ट नेगेटिव लिस्ट के बारे में क्लियर होना चाहिए। जो साफ्ता की पॉजिटिव लिस्ट होती है ना, उसमें सिर्फ लिस्टेड आइटम्स अलाउड होता है। नेगेटिव लिस्ट सब अलाउड एक्सेप्टेड वाले जो आइटम्स है वो रखे जाता है। तो पाकिस्तान का यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, वो आपको रीजंस बताई हैं। तो यहाँ पर हमारा असर्शन सही था, लेकिन रीजन फॉल्स था, इसीलिए सी वाला ऑप्शन जाता। नेक्स्ट है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर उपन्यास के लेखक कौन है जो 2015 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए? हु इज द ऑथर ऑफ द स्लीपिंग ऑन जुपिटर, अ नोबल लॉन्ग लिस्टेड फॉर द बुकर पुरस्कार इन 2015? आपसे पिछले ही किसी सेशन के अंदर डिस्कशन करते समय इस ऑथर का ऑप्शन हम एलिमिनेट कर रहे थे, और इस ऑथर को वहां पर एलिमिनेट करने के टाइम पर मैंने इनकी आपको इस नोवेल के बारे में बताया था। स्लीपिंग ऑन जुपिटर ये एक इंडियन इंग्लिश नोवेल है जो कि 2015 बुकर पुरस्कार जो लॉन्ग लिस्ट थी उसमें आया था, और इसके जो ऑथर है वो है अनुराधा रॉय। ये बुक्स एंड ऑथर्स वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेटफॉर्म पर भी है, मेरे एप्लीकेशन पर भी है। इसका थीम भी मैंने आपको बताया था। इसके अंदर ट्रॉमा पर बात होती है, किसी की स्पिरिचुअलिटी उसकी आइडेंटिटी के ऊपर जिक्र होता है। तो इसमें एक मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एक दूसरा सर्वाइवर है, उसकी एक स्टोरी है जिसको इंटरलिंक किया गया है। ठीक है, बाकी देखो दूसरे ऑप्शन में दोबारा से सुन लीजिएगा, किरण देसाई का यहाँ पर नाम आपका नजर आ रहा है। 2006 में ये बुकर पुरस्कार जीती थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन से नॉवल के लिए जीती थी, तो इनका जो नॉवल था वो था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये याद रखिएगा क्योंकि ये मतलब मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। अब देखो जुम्पा लाहिड़ी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये भी अपने मल्टीपल नोबल के लिए फेमस है, जैसे कि द नेम से ये फेमस नोवेल है इनका। एक और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंटरप्रेटर ऑफ मॉलडीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी मैंने यहाँ पर। बाकी ये टी एन निनान के बारे में पता है, ये जर्नलिस्ट और एडिटर है, ये कोई नॉवलिस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय पैरा एथलीट 2024 पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद पद्मश्री प्राप्त करने वाला पहला पैरा तीरंदाज बन गया? Which India para athlete become the first para archer to receive the Padma Shri after winning a historical gold medal at the 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? एक तरीके से स्टैटिक जीके का सवाल है क्योंकि पहला है। तो यहाँ पर ये जो हरविंदर सिंह का नाम आपको दिया गया है, इन्हें आपको याद रखना है। इंडियन पैरा आर्चर है, तो कल को संबंधित स्पोर्ट्स पूछ सकते हैं। 2024 के जो पेरिस में हुए पैरालंपिक्स थे उसमें हिस्टोरिकल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इस अचीवमेंट के बाद पद्मश्री इन्हें मिला था। ये भी हमने यहाँ पर इस सवाल के अंदर ही देख लिया। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स का कॉम्बो है, और इसको स्टैटिक जीके के अंदर भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई महासंघ यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन एसएएफ खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। Consider the following statements regarding the South Asian Federation SAF Games and identify which are correct.
अब ये देखो दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने, एक एक करके हमें ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर उठाने शुरू करने हैं। पहला संस्करण 1984 में काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी 7 सार्क देशों ने भाग लिया था। द फर्स्ट एडिशन was held in Kathmandu, Nepal in 1984 with participation from all 7 सार्क nations। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एडिशन 1984 याद रखिएगा एससीएफ गेम्स का। कहाँ पर हुआ था? नेपाल काठमांडू के अंदर हुआ था और पार्टिसिपेंट्स इसके सार्क नेशन के कंट्रीज थे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको आज के बाद एक स्टैटिक जीके के फैक्ट के रूप में भी याद रख लेना है। इनिशियली 7 जो सार्क कंट्रीज ही कंसिडर किए जाते थे, जो कि एक रीजनल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है। दूसरा है, भारत ने 2016 तक किसी भी अन्य देश की तुलना में एसएएफ खेलों की सबसे अधिक बार मेजबानी की है, यानी कि इंडिया हैज होस्टेड द एसएएफ गेम्स मोर टाइम्स देन एनी अदर कंट्री अप टू 2016। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, क्योंकि रियलिटी क्या है, इंडिया ने मल्टीपल टाइम होस्टिंग की है, बट श्रीलंका और बाकी के भी कंट्रीज हैं जो कि काफी बार इसको क्या कर चुके हैं, होस्ट कर चुके हैं। तो इंडिया क्लियरली मोस्ट वाला ये जो टर्म है होस्टेड मोर टाइम्स वाला, वो वाली बात यहाँ पर गड़बड़ कर देता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे गेम्स के नाम मतलब बाद में चेंज भी कर दिए गए, इसको एसएजी कर दिया गया। एसएजी बोले तो साउथ एशियन गेम्स। पर्पस यही है कि रीजनल यूनिटी बनाई जा सके, स्पोर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट लाया जा सके साउथ एशिया के अंदर। तो इसमें ओनली वन वाला जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये वाला हम इसमें करेक्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के कौन होते हैं? द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कौन होता है? यार ये एक लाइनर का सवाल है, आज की क्लास का सबसे आसान सवालों में से एक है। तो बताइए आप लोग मुझे, जीएसटी काउंसिल किस प्रकार की बॉडी है? आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नजर आएगी। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 279 ए के अंदर। तो ये किस प्रकार की बॉडी हो गई? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली चीज हमें रटाई जाती है वो क्या रटाई जाती है कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और आधे लोग इसमें प्रधानमंत्री को उधेड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वाला ऑप्शन कृपया करके चूज करें। आर्टिकल याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है याद रखें। और इसके अलावा इस काउंसिल के अंदर और कौन होते हैं? जितने भी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सब शामिल होते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस और रेवेन्यू है वो शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताइए जीएसटी काउंसिल का रोल क्या होता है? तो जितने भी जीएसटी दरें होती हैं उनको ये डिसाइड करता है। जो टैक्स स्लैब्स होती हैं उनको फिक्स करना, पॉलिसी के अंदर जो भी बदलाव लेकर आने हैं उनकी रिकमेंडेशन देना। तो ये केंद्र और राज्य मिलकर डिसीजन इसके अंदर लेते हैं अलग अलग हिसाब से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयोजी ऊतकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, यानी कि रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज पर बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से चर्चा करी जाती है। तो एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज इन्होंने क्या क्या कहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और घने नियमित संयोजी ऊतकों से बने हुए होते हैं, यानी कि टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये स्टेटमेंट को आंखें बंद करके आप सही कर दोगे। इसी सिंगल स्टेटमेंट पर बेस्ड अभी तक पता नहीं सौयों बार सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि टेंडन का काम क्या होता है। तो टेंडन क्या होता है? ये मसल बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो ये स्ट्रांग होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट। दूसरा देखेंगे, लिगामेंट्स यानी कि स्नायु बंधन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और थोड़े लचीले होते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड जब कोई भी एक्टिविटी हम सुनते हैं और किसी खिलाड़ी को कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं ना इसके लिगामेंट के अंदर फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो लिगामेंट है ये कनेक्ट करता है किसको? बोन टू बोन को, और ये स्लाइटली इलास्टिक भी होता है। तो आगे के लिए ये याद ही रखेंगे, लिगामेंट टेंडन सबको रटाए जाते हैं। तो लिगामेंट्स क्या है? ये बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से इलास्टिक भी होता है। तो ज्वाइंट स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक। तीसरा है, उपास्थि में कैल्शियम लवण होते हैं और ये हड्डी से अधिक कठोर होते हैं, यानी कि जो कार्टिलेज है वो कंटेन करता है कैल्शियम सॉल्ट एंड हार्डर देन बोन। ये गड़बड़ कर दी इन्होंने बात।
जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वो बोन से सॉफ्टर होता है। कैल्शियम सॉल्ट नहीं होते हैं, वो बोन के अंदर होता है, ठीक है। याद रखेंगे। जैसे कि आपकी नाक के अंदर, आपके आंखों के अंदर आपको कार्टिलेज नजर आता है, और जबकि जो हड्डियां होती हैं वो काफी रिजिड और आपकी मिनरलाइज्ड होती हैं। तो ये तीसरे वाले स्टेटमेंट में इसने गड़बड़ कर दिया। तो आगे के लिए याद रखिएगा, व्हाट वाज टेंडन? टेंडन था जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा था, स्ट्रांग था। लिगामेंट क्या था? वो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा था, वो इलास्टिक था। कार्टिलेज क्या था? वो सपोर्ट दे रहा था, वो फ्लेक्सिबल था। ठीक है। तो यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट होने की वजह से ये ए वाला ऑप्शन जाएगा सर। ठीक। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक एक करके इसमें स्टेटमेंट हमें देखने पड़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है, राज्यसभा सांसद का एक सतत सदन है जो किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं हो सकता है। सभी लोग खुश हो गए होंगे सवाल को पढ़ के। राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्यून टू डिसोल्यूशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या ये बात सही नहीं है भाई? राज्यसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको हम ये टर्म दे देते हैं कंटिन्यूइंग हाउस। ठीक है, यानी कि सतत सदन। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा करते हैं, जिनमें से एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। अगेन बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट। राज्यसभा मेंबर्स सर्व staggered 6 year terms with 1/3 retiring every 2 years। तो मेंबर्स का टेन्योर जो राज्यसभा के अंदर होते हैं वो 6 साल का होता है। इसमें लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, 6 साल टर्म है, हर 2 साल के बाद एक तिहाई मेंबर इसमें रिटायर हो रहा है, और इसे कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाती है राज्यसभा की, कि पूरा जो हाउस है वो कभी खाली नहीं हो पाता। ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर आपको पता है स्ट्रेंथ वगैरह तो सबको पता है, 250 मैक्सिमम है, करंटली 245 है, 12 मेंबर वो सब काम नॉमिनेशन वाला प्रेसिडेंट के जरिए, वाइस प्रेसिडेंट वो चेयरमैन होता है राज्यसभा की, सब बातें पता होंगी। तो ये दोनों सही थे भाई, बोथ 1 and 2 हम इसमें करेक्ट कर दें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरें। किसमें भरवा रहे रिक्त स्थान? तमाशा एक लोक नाट्य शैली है जो मुख्य रूप से कौन से राज्य में पाई जाती है? तमाशा इज अ फोक थिएटर फॉर्म मेनली फाउंड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग 4 स्टेट्स। सभी को पता है, आसान सवाल है। महाराष्ट्र भर देंगे भाई इसमें। तो इसकी कुछ खास बातें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टैटिक जीके के बाकी जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं ना, वो किसी भी एक सिंगल ऐसे इवेंट की आपसे बातें पूछते हैं। अब जैसे वो तमाशा के बारे में पूछेंगे तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें म्यूजिक भी है, इसमें डांस परफॉर्मेंस भी है, और इसमें ड्रामा भी है। इन तीनों चीजों का एक कॉम्बो है। हाईली एनर्जेटिक एंटरटेनिंग है, इसमें काफी अलग अलग डांस भी इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे कि लावनी डांस भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है कभी कभी। ढोलकी की बीट्स भी इसमें होती हैं, सैटिरिकल डायलॉग्स भी इसके अंदर बोले जाते हैं। तो ये रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज है ना, वहां पर बहुत ज्यादा आपके फेमस होते हैं, या फिर इनको परफॉर्म वहां पर ज्यादा करा जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके टाइप अगर आप याद रख पाए, तमाशा के ना मल्टीपल प्रकार भी होता है, जिसमें कि संगीत बरी, ये एक प्रकार इसका यूज होता है, या फिर ऐसे ढोलकी, ढोलकी भरी करके ये मल्टीपल है, इसके अंदर रिदम और परफॉर्मेंस को हैवी रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट है, कौन सा वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं? अगर किसी ने भी मेरी इकोनॉमी वाली सेशंस करी हैं तो इसको वो टाइम नहीं लगाएगा। विच कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है ना? पहले तो ये बताना है आपको कि सवाल जो बताया गया वो क्लियर है। एक कर्व यूज करा जाता है, कंज्यूमर थ्योरी का वो कोर कॉन्सेप्ट भी है, जिसको कहते हैं हम इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर यूज किया है। क्या कहता है ये कहता है कि भाई ऐसी कर्व जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाती है, जहां पर क्या होता है, कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी बोले तो जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन बोल दीजिए या यूटिलिटी बोल दीजिए, इनको आप सेम ही देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो कि 2 एप्पल है और 3 बनाना है, इसमें सेटिस्फेक्शन दोनों से बराबर हो रहा है, या फिर 3 एप्पल या फिर 2 बनाना।
दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सेम इंडिफरेंस कर्व नजर आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड इसकी स्लोपिंग होती है, ये सब बेसिक बातें पता ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको बजट बाध्यता दी गई है, यानी कि बजट कंस्ट्रेंट दिया गया है। इसका कोई मतलब है इससे? ये इनकम लिमिटेशन दिखाता है, ये आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना दिखाता है। यहाँ पर आपको आइसोलेंट कर्व के बारे में भी दिया गया, ये भी इनकरेक्ट है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये उनके लिए होता है, उनकी प्रोडक्शन थ्योरी को इसके थ्रू दर्शाया जाता है आपका आइसो क्वांट कर्व के जरिए। तीसरा है सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये भी इसमें करेक्ट नहीं बैठेगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होता है। ये सब पढ़ाए गए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार हिंसक संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता के संदर्भ में सकारात्मक शांति की क्या भूमिका है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव पीस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी? तो देखो, अब आपसे वो इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है वो सब चीजें तो पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन जब कभी भी आजकल के आप सवालों को देखेंगे तो थोड़ा सा आपसे इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है वो परखने की कोशिश करी जाएगी। तो जीपीआई एक रिपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होती है? एक रिपोर्ट होती है जो कि पूरे विश्व में जो पीस लेवल है उसको मेजर करती है। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं, कौन कौन से? एक रखी जाती है नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस मतलब वहां पर वायलेंस कितना कम है, वॉर वहां पर नहीं है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल। और दूसरी होती है पॉजिटिव पीस। व्हाट इज दिस पॉजिटिव पीस? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो कंडीशंस या फिर सिस्टम जो लॉन्ग टर्म्स में शांति को क्रिएट करते हो। अब इसमें जो पॉजिटिव पीस है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं कि भाई इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है वहां के, वहां पर करप्शन कितना कम है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो कितना ज्यादा फ्रीली होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इस बात को जानकर सिर्फ करंट पीस नहीं बताता है ना आपको, ये तो फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी की प्रोडिक्शन भी कर सकता है। तो चलो देखते हैं फिर इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स पर कंट्री, यानी कि प्रति देश संघर्ष की संख्या को मापने का काम कर रहा है। क्या स्टेटमेंट में करेक्ट कर दूंगा? ये गलत है, ये नेगेटिव पीस का पार्ट हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव पीस का नहीं हो सकता। दूसरा है, यह सैन्य व्यय की आवृत्ति का अनुमान लगाता है, इट प्रेडिक्ट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड, बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है इसका। तीसरा है, यह उन संरचनात्मक कारकों की पहचान करता है जो शांति को बढ़ावा देते हैं और शांति में गिरावट का पूर्वानुमान लगाते हैं। क्या ये वाला स्टेटमेंट अभी डिस्कस नहीं किया था हमने? इट आइडेंटिफाइज स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट प्रोमोट पीस एंड कैन फोरकास्ट डिक्लाइंस इन पीसफुलनेस। तो यही आपका सही जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब, किस योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू किया? विच प्लान इंट्रोड्यूस्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम? सब लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को सुना होगा, लेकिन ये जो MNP हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये लॉन्च हुआ था आपके 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। 5th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1974 टू 1979 वाले फेज में। अब इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इम्प्रूव करे जाए, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए। अब इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड करी गई थी, इसमें जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्थ की सर्विसेज को इंक्लूड करा गया था, इसमें इनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उनकी सड़कें, उनका पानी पीने का कैसा हिसाब किताब है, गांव के अंदर विद्युतीकरण करा जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हाउसिंग करी जाए लोगों की। तो ये एक वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच थी इस 5 वर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे थर्ड वाला दिया है, इसका मेरे को बताओगे इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, फोर्थ फोर्थ के बारे में बताएगा। देखो, फोर्थ में एक चर्चित काम हुआ था, इसके अंदर ग्रोथ को स्टेबिलिटी के साथ और इसमें सेल्फ रिलायंस वाला भी कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर देखने के लिए मिला। और छठे के अंदर क्या था? इसमें जो गरीबी है ना उसको कम करने पर जोर था। इसमें भी MNP नहीं था, MNP का जिक्र हो तो आपका 5th 5 ईयर प्लान के अंदर देखेंगे उसको। नेक्स्ट है, वॉशिंगटन सहमति का हिस्सा कौन नहीं है? विच इज नॉट पार्ट ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस? आधे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, तो ये हमें बताया जाता है
आप लोगों को नहीं पता हो लेकिन हमने बताया हुआ है। आप मेरी जो ल्यूसेंट वाली सीरीज है एक बार आप उसको ओपन करके देखिएगा। सेम इस वॉशिंगटन कंसेंसस पर डिस्कशन हुआ है मेरा। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर ये आया था, वहां पर इस थ्योरी पर मैंने डिस्कशन किया था। तो 1989 में एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन जॉन विलियमसन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, जॉन विलियमसन। इन्होंने इसको कॉइन किया था। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके लिए एक रिफॉर्म्स लेकर आने का पैकेज था, जिसमें इन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन पर बात करी, टैक्स को लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, जो व्यापार है उसको कैसे लिबरलाइज कराया जाए, प्राइवेटाइजेशन कैसे हो, डीरेगुलेशन कैसे करा जाए। तो इसमें मार्केट बेस्ड जो इकोनॉमी थी उसको प्रमोट करना इनका मेन आइडिया था। ठीक है, तो यहां पर बताइए कि कौन इसका पार्ट नहीं है। इन्होंने पूछा कौन सा पार्ट नहीं है। ट्रेड लिबरलाइजेशन इसका पार्ट था, फिस्कल डिसिप्लिन इसका पार्ट था, एक्सपोर्ट सब्सिडीज इसका पार्ट नहीं है। तो ये वाला इसमें गड़बड़ हो जाएगा। टैक्स रिफॉर्म्स भी इसका हमने पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। कौन सा भारतीय राज्य 2025 के मध्यम तक वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत अपने सभी वेटलैंड्स को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया? भाई ये करंट अफेयर रिलेटेड एक्टिविटी है। तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो इस सवाल के थ्रू आप लोग ये समझिएगा कि वेटलैंड्स पर आधारित आपसे जो भी एक्टिविटी मार्केट में बनती है वो आपको देखनी है। और हम भी कभी डिस्कस करते हैं तो हमारा भी वहां पर डिस्कशन इस पर फोकस रहता है। ठीक है, तो इसमें आप उड़ीसा को याद रखिएगा कुल मिलाकर। बाकी मैंने जैसे कि बताया कि जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करंट अफेयर्स से सवाल बन रहे हैं उस पर आपको हमेशा अपने आप को ओपन रखना है कि कहीं पर सुनो तो आप उसको सुने। ठीक है, तो पहला इंडियन राज्य जिसने नोटिफाई किया सभी वेटलैंड्स को अंडर दिस वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017। अब इसको घुमा कर ना ये कुछ भी पूछ सकता है कि हाल ही में इतने राज्यों ने, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल या फिर सारे राज्य अपने आप को इसको लेकर नोटिफाई करा ले। तो पूछ ले कि बताइए कौन से संरक्षण और प्रबंधन नियम के तहत ये अपने आप को नोटिफाई करा रहे हैं। तो ये 2017 वाला है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड्स बोले तो जमीन और पाउडर पानी का एक मिक्स इकोसिस्टम। जैसे कि आपके लेक्स होते हैं, आपके जितने भी मार्शी एरियाज होते हैं या फिर मैंग्रोव्स होते हैं, ये सब आपके वेटलैंड्स के अंदर कंसीडर करे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस इनकी इसलिए होती है क्योंकि बायोडायवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। इनको बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट के रूप में कंसिडर करा जाता है। फ्लड कंट्रोल होता है इनका, ग्राउंड ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो उनके थ्रू काफी अच्छे से सेटल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। तो इसमें असर्शन यानी कि अभिकथन में कह रहे हैं कि 1991 की नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। यानी कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 रिजल्टेड इन द अबॉलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। देखो, जो ये नई इकोनॉमी पॉलिसी 1991 वाली थी ना उसमें इंडिया के अंदर एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था जिसको हम लाइसेंस राज भी कहते हैं, लार्जली उसको अबॉलिश कर दिया गया था। सिर्फ कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे जैसे कि डिफेंस, जैसे कि जो आपके हजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें लाइसेंसिंग को रखा गया। अब इसका परिणाम यही हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको इससे फ्रीडम मिली, कंपटीशन बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश के अंदर बूस्ट में लेकर आती है। तो ये वाली बात जो इन्होंने असर्शन के अंदर कही है ये क्या है भाई, एकदम करेक्ट है। रीजन देखते हैं। कारण, बढ़ते निजी क्षेत्र के एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंसिंग को पुनर्लागू किया गया। यानी कि ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए क्या लाइसेंसिंग को रीइंपोज करा गया। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, अभी तो मैंने कहा ना कि भाई जो लाइसेंसिंग थी उनको तो यहाँ पर रिमूव करा गया था, रीइंपोज थोड़ी ना करा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन गलत दिया है, असर्शन ट्रू है, तो ये सी वाला ऑप्शन चला जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और यह मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़ा है? Which article of the Constitution confers the right to constitutional remedies and how it is linked to fundamental rights? अब जब कभी भी हम आर्टिकल बेस्ड सवाल एग्जाम के अंदर देखते हैं तो थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि इन्हीं पर टाइम लगाया हुआ होता है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर रेमेडीज की बात हो रही है तो हम आर्टिकल 32 को ही ओपन करेंगे यार। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अधिकार देता है ना आपको, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कई सारे नाम दिए हैं जैसे कि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है।
कई सारी पावर है इसके अंदर। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल रिट्स इसके थ्रू इश्यू कर सकते हैं। हेबस कॉर्पस होती है, मैंडमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, इन पर डिटेल्ड डिस्कशन हमने कर रखा है। और ये सारी की सारी जो पांचों की पांचों रिट्स है, ये इंश्योर करती हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ पेपर पर नहीं, वो प्रैक्टिकली इन्फोर्स करे जा सके। ठीक है, अब बाकी के भी जो आर्टिकल दिए हैं इन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 226 के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बात करी है। देखो, हाई कोर्ट का पावर है ये, एक मतलब बड़ा स्कोप अपने पास रखता है ये, हार्ट एंड सोल वाला वो नहीं रखता है। आर्टिकल 21 के ऊपर भी सभी को डिस्कशन रहता है, आजकल चर्चा में भी रहता है। ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाली बातें करता है, रेमेडीज नहीं है। और आर्टिकल 14 भी सबको पता है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, बट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो ये भी आपका इस पर गलत रहता है। तो 32 करेक्ट कर देंगे, आसानी था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कश्मीर के दुम्हाल नृत्य की अनूठी विशेषता का सही वर्णन करता है? अभी जैसे पीछे मैं कुछ आपसे जो रिचुअल्स, डांस या फेस्टिवल्स है, मैं उन पर डिस्कस करके आया था कि अभी सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रह गई हैं बातें कि कौन से राज्य से है। अभी उनके ये यूनिक फीचर को डिस्क्राइब करते हुए आपसे बातें पूछ लेंगे। तो पहली चीज तो चलो एक एक्स्ट्रा याद रख लेंगे कि ये जो आपका दुम्हल डांस है वो आपका कश्मीर से एसोसिएट है। दूसरी चीज, एक ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसको परफॉर्म करा जाता है, और वो कम्युनिटी का लिंक भी आपसे पूछा जाता है। कौन सी कम्युनिटी है? वट्टल ट्राइब, स्पेसिफिक कम्युनिटी है, सिर्फ मैन परफॉर्म करता है, ये भी याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यूनिक रिचुअल यही है कि इसके अंदर ना एक झंडा सा लेते हैं और उसको अ, जमीन में उसको गाड़ते हैं, और उसके अराउंड में फिर वो लोग अपना डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट इज अकम्पेन्ड सोली बाय स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोलो सिंगिंग, नहीं डांस फॉर्म है ये तो, सिर्फ म्यूजिक थोड़ी ना है। ओनली वट्टल मैन परफॉर्म इट अराउंड अ बैनर प्लांटेड इनटू द ग्राउंड, इसी वाला करेक्ट हो जाएगा इस बार। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों के निकट अरोरा के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है? अब देखो, ज्योग्राफी के अंदर ये जो फिनोमेना है ये सब आपको पढ़ाए हुए हैं। विच फिनोमेना इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरोराज नियर अर्थ पोल्स? अब आप में से आधे लोग कंफ्यूज हो रखे होंगे कि भाई ये जो अरोरा होते हैं ये क्या होता है। इनको मल्टीपल नामों से जाना जाता है, दोनों पोल्स पर नजर आते हैं। अगर नॉर्थ पोल पर है तो इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोल देते हैं, साउदर्न पोल पर है तो इसको साउदर्न लाइट्स बोल देता है। इसका कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स यानी कि जो चार्ज पार्टिकल सन से आ रहे होते हैं वो इसका एक कारण होता है, और साथ में दूसरी चीज शामिल होती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों का ये जो इंटरेक्शन है वो इन अरोराज को प्रोसेस करता है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि जो सूर्य से चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो आते हैं, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उन्हें पोल्स की तरफ डाइवर्ट करता है, और ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर के जो गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके साथ कोलाइड करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी होती है उतना, उसी को हम अरोरा कह देते हैं, जो कि हमें रंग बिरंगी लाइट के रूप में नजर आ रही होता है। ठीक है, अब आपको 3 फैक्ट मैं बताऊंगा, आपसे मैं कहूं कि ये जो अरोरा के अंदर ग्रीन कलर है वो बताइए किसकी वजह से नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन की वजह से नजर आता है। जो रेड कलर इस एरोरा का होता है वो आपकी किसकी वजह से आता है, तो ये जो हायर ऑल्टीट्यूड पर अवेलेबल ऑक्सीजन होती है ना, उसकी वजह से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर ऑल्टीट्यूड ऑक्सीजन। और तीसरा याद रखिएगा, जो ब्लूइश या फिर जो पर्पल फॉर्म में होता है वो आपका नाइट्रोजन की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। ये थी 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3। तो ये हमारा डन हो गया है। तो टोटल अभी तक हमने कितने शिफ्ट डिस्कस कर लिए? 24। तो ना सिर्फ आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, आपका कंप्लीट जो टॉपिकल डिस्कशन है वो भी कवर कर रहा हूँ। एक बार ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो आपके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कंपाइलेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन्हीं वीडियो से कटआउट निकाल कर। तो चलो ठीक है, फिर बाकी आप लोगों को अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके जाए ताकि मेरे को आइडिया रहे। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी मेरे इस एप्लीकेशन पर। इस पर आप जाएंगे, इस पर मैंने एक फ्री कोर्स क्रिएट कर रखा है, पीडीएफ एंड वीडियोस ऑफ एसएससी सीजीएल 2025। वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशंस वगैरह है इनके डिटेल्ड वो मैंने पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करे हुए हैं।
बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। जो भी अपडेट या रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आती है, उसको मैं आपको इस टेलीग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है? या फिर कुछ भी मेरे को शेयर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।